नमस्कार, आप देख रहे हैं इशू टुनाइट। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई खुशियां लेकर के आए। आज मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और लाल जो नाम के नेता हैं, जो लगातार हरियाणा में मुख्यमंत्री बनते आए हैं, बड़े नेता, दिग्गज नेता माने गए हैं, उसी लाइन में अब मनोहर लाल का नाम भी अब जुड़ गया है। मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन इससे पहले संगठन को मजबूत करने में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। आरएसएस से वो जुड़े रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। एक और समानता दोनों में, जो सबसे बड़ी समानता है जिसका जिक्र आज हरियाणा का एक एक नागरिक कर रहा है कि नरेंद्र मोदी भी अविवाहित हैं और मनोहर लाल खट्टर भी अविवाहित हैं। तो इससे जोड़कर देखा जा रहा है केंद्र सरकार के साथ किस तरीके से ये रिलेशन बन रहा है। नरेंद्र मोदी के काफ़ी नज़दीकी हैं, तो लोगों में नया उत्साह भी है कि अब हरियाणा का विकास नई ऊंचाइयां छुएगा। चलिए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा की राजनीति के क्या मायने हैं और हरियाणा की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण ये मोड़ आया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही दम पर सरकार बना चुकी है और मनोहर लाल खट्टर अब उस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। अब हरियाणा का नेतृत्व मनोहर लाल खट्टर के हाथ में है। मेरे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से विनोद पावा हमारे साथ मौजूद हैं, मंजुल पालीवाल हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, वीरेंद्र फोगाट वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर जोगेंद्र मोर और कुलदीप शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। पावा साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से देखा जा रहा है और कैसा माहौल अब हरियाणा में है। पूरे हरियाणा में दिवाली तो परसों 23 तारीख को है जी। हरियाणा की जनता 19 तारीख से लेकर आज तक, आज जो कि आज मुख्यमंत्री हरियाणा के घोषित किए गए, तो हरियाणा की जनता इस दिवाली के मूड में है। जश्न मना रही है, होली भी मना रही है, साथ साथ गुलाल। हाँ, दिवाली और होली का जश्न साथ साथ मनाया जा रहा है इस प्रदेश में। और इस प्रदेश की जनता को एक ईमानदार और एक ईमानदार जुझारू नेता, जिसने अपनी तमाम उम्र समाज के लिए अर्पित कर दिया अपने आप को, जिस तरह से मोदी जी ने समर्पित किया अपना जीवन, इसी तरह से इन्होंने मनोहर लाल जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और समाज की इस तरह के व्यक्ति समाज की धरोहर होते हैं, जो समाज को आगे ले जाने के लिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य समाज के लिए सेवा करना है। और इस तरह का व्यक्ति को आज जिस तरह से ये जिम्मेवारी दी गई है प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि ये देश जिस तरह से आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज ऊंचाइयां छू रही है, बुलंदियों की ओर जा रहा है ये केंद्रीय नेतृत्व, आज महसूस हो रहा है पूरे देश को, दुनिया को, कि यहाँ पर कोई सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है। इसी तरह से अब हरियाणा में भी वो युग आ चुका है जब सभी तरह के सबको साथ लेकर सबके लिए सरकार चलेगी। एक आप महसूस करेंगे कुछ दिनों के बाद कि इस तरह की सरकार पहली बार इस प्रदेश को मिलने जा रही है। मंजुल जी, आप किस नज़र से देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के, और ये भी खास बात कि रोहतक की चौधर रोहतक में ही रही है, ऐसी भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल, जहाँ तक चौधर की बात है तो चौधर सीएम रोहतक से ही हैं। और दूसरी बात जो पावा जी ने कहा, मैं बिल्कुल अक्षरशः सहमत इसलिए हूँ कि मनोहर लाल जी खट्टर का संघ की बैकग्राउंड से होना अपने आप में मोदी जी को और ज़्यादा मुझे लगता है शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि आप अगर देखें अतीत में, चाहे अडवाणी जी हों, अटल जी हों, जो केंद्रीय नेता रहे हैं, उनकी एफिलिएशन संघ से रही है और संघ की विचारधारा को ही भाजपा आगे बढ़ाती है, चाहे वो राष्ट्रवाद की विचारधारा हो या विकास की विचारधारा हो। और दूसरी बात क्या है कि मोदी जी ने इनके साथ काम किया हुआ है 90 में, तो उनकी खामियां और उनकी खूबियां मोदी जी बखूबी जानते हैं। उन्हें यह पता है कि किस तरह से इनका जो तरीका रहने वाला है आगे। तो जब आप एक साथ काम कर लेते हो किसी व्यक्ति के साथ, तो एक कंफर्ट जोन भी बन जाता है। मतलब प्रधानमंत्री अपने एक राज्य के मुख्यमंत्री को भली भांति जानता है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसका काफी बहुत फायदा मिलने वाला है मुझे लगता है हरियाणा में। और जो उनकी नीतियां हैं, एक प्लान, जैसे कि मैं पिछली डिबेट में शायद आपके साथ ही था, मैंने कहा था जब ये था कि भाई हंगामा होगा, ये होगा, विरोध होगा, मैंने कहा सब कुछ प्लान्ड है, अनुशासित पार्टी है भाजपा, कहीं कोई हंगामा होने वाला नहीं है। और जो आज आम जनता समझ रही है, एक शीर्ष नेतृत्व उन चीजों को नहीं समझेगा। बहुत सिंपल सी बात थी। और वही अब है, एक पूरा रोड मैप तैयार है। और जिस तरीके से जो घिरी थी सरकार हुड्डा की, कांग्रेस सरकार ने उसको हुड्डा सरकार ही कहा जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह से क्षेत्रवाद, जातिवाद को बढ़ावा दिया। तो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है मनोहर लाल खट्टर जी के लिए ये है कि समान विकास जो दावा करके वो आए हैं,
ठीक है। हर क्षेत्र में विकास उन्हें करना होगा और वो एक बहुत बड़ी चुनौती हालांकि एक रहेगी। और चुनौती होगी कि रोहतक में पूरा विकास हो गया, रोहतक गया। से ही मुख्यमंत्री बन गए, तो अब वो किस तरीके से विकास किस तरह से विकास काम करते हैं। वीरेंद्र जी, आप किस नज़र से पत्रकार किस नज़र से देख रहा है इस तमाम घटनाक्रम को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज़बरदस्त मैंडेट, देखिए पूर्ण बहुमत को ज़बरदस्त कहा भी जा सकता है कि जहाँ जो पार्टी 4 सीट से ज़्यादा, 4 भी नहीं थी, 4 सीटें थी जिसकी पिछली बार, उससे पहले भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है, कभी 1 कभी 2 कभी 17-18 तक भी पहुंची, वो पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक से ही। देखिए, अगर हम इस बात को थोड़ा अतिशयोक्ति के रूप में लेंगे तो ही सही होगा, क्योंकि रोहतक की चौधर, हिसार की चौधर, बांगर की चौधर, इस तरह से अगर कोई मुख्यमंत्री काम करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरे प्रदेश के साथ जो है न्याय नहीं होगा। वो एक क्षेत्र का बन तो के रह हमें जाएगा। इन जुमलों से बचना होगा कि भाई चौधर, ये जो है, देखिए मुख्यमंत्री हुड्डा के लिए भी खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि पूरे हरियाणा में उनका इसी बात पे लेके सबसे ज्यादा विरोध किया गया। इवन कांग्रेस के अंदर भी सबसे ज्यादा विरोध किया गया कि भी रोहतक की चौधर के नाम पर सारा विकास जो है रोहतक एक में जगह हुआ। पर कर दिया। तो ये मुझे जो है इस बात से, मतलब कम से कम मैं मनोहर लाल खट्टर जी बड़े अनुशासित व्यक्ति रहे हैं, लगातार संघ में रहे हैं, परिवार भी छोड़ दिया, शादी नहीं की, सारी चीजें सही है। संगठन में उनकी जो क्षमताएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अच्छी तरह से जानता है। लेकिन अब वो क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, उनको डिलीवर करना होगा, जो छवि उनकी है उसको साबित करना होगा, और कम से कम ये रोहतक की चौधर, करनाल की चौधर या बांगर, इस तरह से ऊपर उठ के तब जाके वो समग्र विकास का मतलब उन्होंने जो बयान दिया है कि भाई पूरा समग्र विकास होगा, समूचे हरियाणा का विकास होगा। तो इस तरह के जुमलों से, अतिशयोक्तियों से बच के, सबसे बड़ी चुनौती यही और है कि अब पूरे सबके हरियाणा साथ में एक संपर्क साध के और पूरे हरियाणा को लेके तब जाके विकास करेंगे और तब जाके तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। तब वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से हरियाणा में जो है जमा पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो ठीक है, इक्का दुक्का, मतलब जो है चुनाव में, आम चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस रही। गठबंधन की सरकारों में हम ये देखेंगे, अकेले तो मुश्किल से भाजपा 2-4 सीटें जीतती रही है, जैसा आपने बताया, और रिकॉर्ड बताता है, इतिहास बताता है। गठबंधन में जरूर उन्होंने कभी 15, 12, 14 वो जीती हैं, लेकिन अब की बार क्योंकि जनता ने देखो उनको पूर्ण बहुमत दिया है ना, 4 से 47 का कोई जंप जो आसान नहीं होता, जबकि एक आधार भी नहीं था। मतलब तो उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेवारी खट्टर साहब के सामने यही है कि वो किस तरह से इस चौधर के जुमले से या इस प्रशंसापूर्ण जो एक कहने चुनौती, मतलब एक सामने उनके कि प्रशंसा से बचते हुए पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मतलब यथार्थ को देखें, यथार्थ पे आना पड़ेगा और इससे बचना बिल्कुल। पड़ेगा। डॉक्टर जोगेंद्र, आपकी नज़र में क्या परिदृश्य है इसका कि हरियाणा अरुण जी, के, एक तो देखिए कई सारी बातें कही जा रही हैं, जैसे अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, वो सारी बातें भी साथ में। मैं फोगाट साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इस बात की बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है कि चौधर शब्द कोई लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। लोकतंत्र में चौधर के कोई मायने नहीं है, चौधर की कोई बात नहीं है। चौधर शब्द एक अलोकतांत्रिक शब्द है और जिसको मतलब ऐसे ही कई सभ्य समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति में और आज के इसे मतलब जागरूक समय में लोकतंत्र जब परिपक्वता की तरफ है, तो ऐसे समय में चौधर चादर की बातें, मतलब कोई भी प्रदेश में शोभनीय शब्द चौधर, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई चौधर की कोई बात है, क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री है जो जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों का मतलब मुख्यमंत्री है, जो मुख्य है उनका वो करता है। अब खट्टर जी की जो यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टियों से पलायन करके लोग आए, उसे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कैसे आगे लेकर पार्टी चलेगी। अब ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया कि जो बिल्कुल संघ से शिक्षित होकर भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब मूल विचारधारा का एक व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री आया है, एक बात। दूसरी बात जो खट्टर साहब का आप देखेंगे कि वो संगठनात्मक रूप से विभिन्न पदों पर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसके अंदर जो पीछे का इतिहास अब तक का रहा है, आगे की बातें तो नहीं कही जा सकती, अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी में संगठन के लोगों की एक अहमियत रही है। इसलिए उनको सरकार का तजुर्बा भी रहा है कि मतलब वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, यहाँ पर संगठन मंत्री रहे हैं। फिर दूसरी बात क्या है कि खट्टर साहब की जो व्यक्तित्व है, उन चीज़ों को हमें देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब जब यहाँ पर साझेदार रही है, आज भी उन्होंने मतलब बड़ी साफ गोई से स्वीकार किया है कि बंसीलाल जी की सरकार गिरवाने में मेरा अहम योगदान था।
कि मतलब वो बात कहीं ना समर्थन जब कहीं वापस वापस लेने में, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की कोई बात आई तो वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से समझौता नहीं करने दिया गया। तो ये मतलब कहीं जो आरोप जो कि लगे ये चीज फिलहाल सरकार पर, उन आरोपों को देखते हुए पीछे अपना समर्थन, ये तो ठीक है, हाँ, ये बात उन्होंने, ये, लेकिन जहां पर मतलब हम उसकी बात करते हैं, जहां पर चुनौतियों की बात जहां पर करते हैं, आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। अब एक तो केंद्र में उसी पार्टी की सरकार है, एक हरियाणा में उनको पूर्ण बहुमत से सरकार रही। जब ऐसी स्थिति में किसी दल की सरकार बनती है तो वहां पर लोगों की इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो इतनी ज्यादा होती हैं कि वो मतलब उनके साथ पूर्ण रूप से विकास की जो अवधारणा है वो बिल्कुल हाइट पे चली जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो चीजें कि केंद्र में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कि वो कोई भी फैसले लें, कोई भी चीजें करें, एक तो ये चीज है। मतलब उम्मीदें जो, और कुछ बातें ये भी कि नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरा ये है कि बिल्कुल जो सरकार की आप देखिए कि बिल्कुल इस ढंग से आई है कि वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार चलाने जा रही है। और उसका मुखिया ऐसा व्यक्ति है कि जो पहली बार का ही विधायक है। उससे उन्हें संगठन का तो अनुभव है, उन्हें विधानसभा की जो चीजें हैं वहां का मतलब जो प्रैक्टिकल अनुभव, वो पहली बार मतलब मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सफल होंगे, असफल है तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन जो चुनौतियों की जब बात हम बात इसमें भी कहीं ना कहीं समानता नरेंद्र मोदी जी से की जा सकती है कि वो भी जब सीधे बने तो मुख्यमंत्री बने पहली बार से, और अगर मान लो कोई चीज होती है, लेकिन ये चुनौतियां रहेंगी। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने उस दिन ये पर्सन तो थे ना, बिल्कुल उनके सामने गुजरात में तो चुनौतियां तो आज उनके सामने हैं। चुनौतियां तो लोगों का विकास के प्रति बहुत ज्यादा सोच, और एक वो पहली बार मतलब विधायक बन के ही मुख्यमंत्री, और जो दावे किए घोषणा पत्र में उनको पूरा करने बड़ी चुनौतियां। जी कुलदीप, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरे सभी साथियों ने उनकी प्रतिभा की तारीफ की, उनके संगठनात्मक जो उनकी क्षमताएं हैं उनकी तारीफ की। निसंदेह वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और विभिन्न पदों पे काम किया है और उन्हें अनुभव भी काफ़ी है। जिस तरीके से हम उनको सुनते हैं तो लगता है कि वो एक बहुत जो है एक सोफिस्टिकेटेड लीडर के तौर पे हरियाणा को गवर्न करने वाले हैं, जो आज की स्थिति है। अरुण जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी क्षमताओं पे कोई सवाल नहीं किया जा सकता। वो निसंदेह बहुत जो हैं शिक्षित हैं, निसंदेह बहुत समझदार हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि वो हरियाणा की राजनीति को किस तरीके से अपने हिसाब से चला पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो अब होने वाली है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अहम का टकराव होगा उसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो लगता है कि निकट भविष्य में जब अहम की बात आएगी, क्योंकि आप देखिएगा कि हर जो नेता है उसका जो स्तर है वो कमोबेश बराबर है। अगर आप अहीरवाल में जाएं, भांगर में जाएं या जीटी रोड बेल्ट पे जाएं, तो मतलब आपके कहने का मतलब कि महत्वाकांक्षाएं अभी टकराएंगी अभी जो देखिए विधानसभा में जो होने वाला है उसके साथ साथ उन्हें अभय चौटाला और कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे तेज तर्रार लोगों का सामना करना पड़ेगा। तो उनकी असली क्षमता का जो दोहन होगा, मुझे लगता है कि उसी स्थान पर होगा और वो किस तरीके से हर एक चीज को चला पाते हैं। बात यहाँ पे ये आती है कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। और देखिए, कांग्रेस में क्या हुआ था कि एक क्षेत्र विशेष को लेकर लड़ाई होती थी। भांगर में चौधरी वीरेंद्र आवाज उठाते थे, अहिरवाल में इंद्रजीत जी आवाज उठाते थे। तो यही सारी चीजें भाजपा के इस शासन में भी होंगी और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा वो किस तरीके से इन समस्याओं का निवारण कर पाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं और इन समस्याओं से वो कितने बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। मतलब समस्याएं हैं, और समस्याएं तो देखिए हैं जिस तरीके से, और मुद्दा जो बनाया वो तो उनको तो समस्याएं मानना ही पड़ेगा। उसके अलावा चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं उनके सामने। देखिए, मुझे लगता है उनकी राह उतनी आसान नहीं है जितनी अभी हाल फिलहाल लग रही है। उनकी क्षमताओं पे कोई हम डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमें दिख रही है चुनौतियां निकट भविष्य में, हरियाणा की जो समस्याएं, खासकर बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो अगर मैं बात करूं कि जो हमारी देशवाली जो बेल्ट है इसको छोड़कर अगर मैं दूसरे हिस्सों की बात करूं तो ये समस्या बहुत गंभीर है वहां पे। और बिल्कुल ये समस्याएं तो हैं कुलदीप। क्या पार्टी के अंदर भी अंदरूनी समस्याएं क्या आप देख रहे हैं? मैं उसी की आपसे बात कर रहा हूं कि देखिए, अगर मान लीजिए नौकरियों की बात आएगी तो सीधा सीधा दखल इन लीडर्स का उसमें होगा और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां पर भी रोजगार की बात आएगी, इंडस्ट्री की बात आएगी, तो हर नेता ये चाहेगा कि वो इंडस्ट्री उसके क्षेत्र में जाए और उसके क्षेत्र का ज्यादा विकास हो, क्योंकि भारतीय राजनीति का ये परिप्रेक्ष्य रहा है कि स्वार्थ कुछ ज्यादा ही यहाँ पे मायने रखता है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि खट्टर साहब इन सारी चीजों को किस तरीके से एड्रेस करेंगे और कितना बेहतर शासन वो दे पाएंगे, क्योंकि जनता बहुत निराश है। बिल्कुल बिल्कुल निराश भी और आस भी बहुत ज्यादा है। पवार साहब, क्या लगता है आपको कि ये जो चुनौतियां हैं, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में अब आने वाले समय में उनका सामना करना पड़ेगा?
खट्टर साहब को। और जैसे आपने आरोप लगाया कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ, अब तो फाइलें वो भी खुलनी चाहिए। मैं अरुण जी, जिस तरह से कुलदीप जी बात कर रहे थे, उससे पहले चौधर की बात की। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, मोदी जी ने ये बात कही कि सबका साथ सबका विकास, यही आज खट्टर साहब ने अपने बयान में कही। क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। हम ये बात पहले बार बार कहते रहे हैं। अब ये सरकार आ गई, हमारी बात में आप देखना कथनी और करनी में अंतर बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, उसके लिए किसी क्षेत्र या जातिवाद, किसी जाति का या क्षेत्र का मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, उसके लिए सभी प्रजा सारी समान है। और यही भारतीय जनता पार्टी के देखना आप नेतृत्व में, और जिस तरह की चुनौतियों की बात कर रहे हैं, ये इस तरह की भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है जिसमें ये सभी तरह के इस तरह से आदमी सीमाओं को लांघ कर आगे आता है। और इस तरह की जो सरकार है, इस तरह की ये जो सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है कि गुड गवर्नेंस देना, लोगों को रोजगार देना। रोजगार में जिस तरह से अब तक नौकरियों में भेदभाव की बात हुई, इस पर देखने की हमारी पार्टी ने जिस तरह से कहा था कि नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। ये सबसे बड़ी आम आदमी की समस्या सबसे बड़ी क्या होती है कि नौकरी में भेदभाव होता है, हमें नौकरी नहीं मिलती। या जो साहब भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था आपकी पार्टी ने। और देखिए और उसी के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुना। उसके लिए क्या सरकार क्या कदम उठा सकती है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आप ये देखना, भ्रष्टाचार अरुण जी ऊपर से शुरू होता है और नीचे आके शुरू होता है। नीचे के जो छोटे छोटे लोग, जो छोटे से क्लर्क हैं, बाबू हैं, चपड़ासी हैं, उनके भ्रष्टाचार से लोग हाथ नहीं होते, उनसे इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। जो लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले जो लोग ऊपर बैठ के करते हैं, बंद कमरों में बैठकर, उससे देश को कहाँ गर्त में लेके जाते हैं, ये हम लोगों ने इतिहास से सीखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी उस पूरे इस भ्रष्टाचार को पूरे जड़ से खत्म करेगी। आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी स्कैम, कोई घोटाला नहीं होगा। अच्छा, जब इस तरह के नेता जब इस तरह के नेता घोटाले नहीं करेंगे तो आम जैसा राजा वैसी प्रजा, जिस तरह से राजा होता है, जिस तरह से आज मोदी जी प्रशासन कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा ही खट्टर साहब हैं। इसी तरह से मनोहर लाल जी प्रशासन देने जा रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि वो ना खाएंगे ना खाने देंगे। उन्होंने वही, जैसे मोदी जी ने कहा कि मैंने किसके लिए लेट के जाना, ऐसे एक बात पाल साहब, जो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था पहले, और जब लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को, रॉबर्ट वाड्रा को खासतौर पर अपना निशाना बनाया था। ऐसे ही हरियाणा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा को खासतौर पर निशाना बनाया गया, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया। क्या फाइलें फिर से दब जाएंगी? सिर्फ ये चुनावी मुद्दा था या उसके बाद अब फाइलें आप पुरानी खोलेंगे? क्योंकि आरोप आप लोगों ने लगा रखे हैं चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले भी और विधानसभा चुनाव से पहले भी लगाए। इस तरह के जिन लोगों के खिलाफ भी इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी जांच निष्पक्षता से जांच होगी। ये बायस्ड होकर जांच नहीं होगी कि हम वो कांग्रेस या किसी और पार्टी के हैं या किसी व्यक्ति विशेष है। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी, इसी तरह का मनोहर लाल जी ने भी बयान दिया है कि हमारा काम ये किसी तरह से गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर किसी के इस तरह से वो नहीं है, परंतु जो भ्रष्टाचार के आरोप है उनकी निष्पक्षता से जांच होगी। अगर जो भी व्यक्ति जो दोषी पाया जाए, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ ये सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। पालीवाल साहब, आपको लगता है कि नई सरकार के सामने कोई जो चुनौतियां, जैसे कि पावा साहब समझ रहे हैं कि वो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई उसमें समस्या नहीं आएगी, आपको क्या लगता है कि वो वाकई इतना आसान रहेगा आगे उन चुनौतियों से पार पाना? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे जो बड़ी चुनौती है वो है रोहतक में जो सीएम ने एक विकास की जो लाइन खींची है वो बहुत बड़ी खींच दी है। शेष हरियाणा को रोहतक जैसा विकास चाहिए और रोहतक जैसी नौकरियां चाहिए। मतलब उम्मीदें बहुत, मतलब वैसी ही उम्मीदें हैं बिल्कुल। अब आप सोचो, रोहतक में जिस ढंग का विकास हुआ और रोहतक क्षेत्र में जो भी आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ जितने युवकों को रोजगार मिला है, उसी तरह हर जिला चाहता है, मतलब जो उम्मीद है उसी आस पे वोट दिया है कि उसी ढंग से उनको नौकरियां मिलेंगी, उसी ढंग की सड़कें होंगी, उसी ढंग का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती क्या है कि जो कांग्रेस सरकार ने जो विष बोई है, वो बोई है कि नौकरशाही को बेलगाम छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये है संघ के अनुशासित हैं, तो वो जब अगर नकेल कसेंगे जिस क्षण वो ब्यूरोक्रेसी के, तो ऐसा ना हो कि उससे सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। जैसे कि मैं बिल्कुल नौकरशाही, जैसे मैं बात करूं नौकरशाही की, मैं बिल्कुल नौकरशाही जिस तरह से बेलगाम हुड्डा साहब ने छोड़ दी,
और खासकर ये 3-4 जिलों में उस पर नियंत्रण करना मुझे लगता है खट्टर साहब की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और उनको विश्वास में लेते हुए, नियंत्रित करते हुए प्लस विश्वास में लेते हुए वो किस तरह से रोहतक मतलब हरियाणा में विकास करते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि ये चुनौती आप ये देखिए चुनौतियां तो बहुत हैं, हर आदमी जो है वो चुनौतियां गिना सकता है, क्योंकि हरियाणा में ठीक है, हम बहुत तरक्की की है, विकास भी हुआ है, यूनिवर्सिटीज भी बहुत बनी हैं, पावर प्लांट्स भी लगे हैं, सड़कें बनी हैं, रेलवे और ब्रिजेस भी बने, बहुत कुछ बना है। लेकिन देखिए ये तो हार्डवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जो गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम क्वालिटी अगर दे पाए, वो हर फील्ड में होगा। हमें जो है देखिए गवर्नेंस में अगर अच्छी गवर्नेंस होगी तो उसकी डिलीवरी पहुंचेगी, एक आम आदमी को फायदा होगा। अब आप ये देखिए, अगर मान लीजिए नौकरियों में भेदभाव है, अब आप ये देखिए कि ज्यादातर मंत्री और एमएलए और मुख्यमंत्री मोस्टली लोग हैं उनके पास मिलने के लिए जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं, ट्रांसफर्स के लिए जाते हैं, मोस्टली यही काम होते हैं। अगर ये देखिए कि अगर ढंग से एक जो है एचपीएससी या एसएससी का गठन किया जाए और उसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद कर दिया जाए और प्रॉपर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो, तो नेताओं को और मंत्रियों को और एमएलए को फिर अपनी जनता से डरने की जरूरत नहीं होगी। एक ये इस तरह की चीजें स्थापित करनी पड़ेंगी आपको अगर आप नई राजनीति लेके आए हैं तो। लेकिन क्या वाकई ये हो सकता है? क्योंकि पिछले कितने सालों से मैं यही कह रहा हूं कि यही चुनौती है, मुख्य चुनौती ये है। अच्छा, दूसरी और चीज देखिए, आप हरियाणा में बहुत कुछ हुआ। देखिए कोई भी आम आदमी, हरियाणा हो, गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, बिजली मान लीजिए दिन में 24 घंटे मिलती है, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए बिजली 4 घंटे कम मिले, 20 घंटे मिले, 18 घंटे मिले, कोई बात नहीं, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आदमी जो है सुबह निकले और शाम तक उसको घर पहुंचने में मतलब जो है घर वाले बाढ़ देख उसको लूट ना लिया गया हो, कहीं चेन स्नैचिंग ना हो गई, लड़कियां घर से निकले तो डरे ना, सुरक्षित हो, महिलाएं निकले वो भी सुरक्षित हो। सबसे बड़ी चुनौती मैं ये मानता हूं, गुड गवर्नेंस की बात, गुड गवर्नेंस जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और इंप्लीमेंट करना। और दूसरी सबसे बड़ी है करप्शन। अब जैसे पावा जी कह रहे थे ऊपर से होता है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए अगर मनोहर लाल खट्टर जी जैसे हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का है, उसी तरह का डिलीवर करते हैं तो एक मैसेज आएगा। और पिछली जो गवर्नमेंट रही हुड्डा साहब की, उसमें अक्सर ये कहा गया, एक आम आदमी को ये कहते सुना गया हर जगह चर्चा में, नुक्कड़ पे, कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी उस पे इनकी पकड़ नहीं है। ना पुलिस वाले इनकी बात सुनते हैं, ना आईएएस और जो सीनियर ऑफिसर वो बात सुनते हैं। वो अपनी मर्जी से जो है इस प्रदेश को चला रहे हैं और इनको जो है बहुत सी चीजों का पता भी नहीं लग पाता। इस तरह के आरोप खूब लगे। तो ये पहली बात है कि ब्यूरोक्रेसी को साधना, नकेल डाल के रखना कि भाई जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारा घोषणा पत्र है, जिस तरह से हम चाहते हैं आपको उसी तरह से काम करना है। और पब्लिक को वही मैसेज आना चाहिए कि जो ऊपर से आदेश था वही चल रहा है। बाकी इसमें देखा जाए तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि सेंटर में भी बीजेपी है पूर्ण बहुमत से और स्टेट में भी अब आ गई। और करप्शन की जहां तक बात है, रॉबर्ट वाड्रा का मामला, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सुर्खियों में रहा है। इसके अलावा और भी सीएलयू केसेस या प्रॉपर्टी डीलिंग के जो और भी केसेस हुए हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को जमीन खरीद के दी गई, इस तरह के आरोप लगे हैं। बिल्कुल ठीक है। एससीजेड जो गुड़गांव और झज्जर में बनाया गया है, उसका क्या होगा, जो कि ओम प्रकाश धनखड़ जी कह चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी जो बादली से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि जो किसानों की जमीन हम इसको वापस दिलाएंगे। तो किसान ये भी वेट कर रहे हैं कि ये एसवाईएल भी, क्योंकि पंजाब में भी देखिए दोनों ही का गठबंधन है। कोई मुद्दा नहीं रहा हरियाणा में चुनाव में इस बार। लेकिन फिर भी मुद्दा जिस तरह ज्यादा उस तरीके से तो नहीं उठाएगा। लेकिन बात दक्षिण हरियाणा में तो पानी लाने की बात तो हर एक पार्टी ने की। देखिए दक्षिण हरियाणा के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि एसवाईएल का पानी आए, पानी पहुंचे, या कम से कम जो मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो हांसी बुटाना लिंक नहर बनी थी, अरे कम से कम वो हमारे हिस्से का पानी है, हमारी नहर है, हमारा पानी, हम उसको पंक्चर करके और उसको ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये हिम्मत दिखा, बिल्कुल ये हिम्मत दिखा, उसको पंक्चर करके हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन अपने कहीं भी करें हरियाणा में। पंजाब को क्या आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल। चलिए एक और, पंजाब गवर्नमेंट अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करके सारे समझौतों को रद्द कर देती है। तो हरियाणा में भी एक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके और उसको पंक्चर करके पानी को लेके आओ, अपना पानी हम अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करें। बिल्कुल, मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल। एक और बात जो कि संघ से ही है वो, और संघ से ही प्रधानमंत्री भी हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, इसका कितना क्या कुछ असर और क्या कुछ आगे की परिस्थितियां बदलेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक फिलहाल ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।